Hello dear students, I welcome you all on AC Plus Digital Platform of Advanced Engineering Classes। और आप सभी बच्चों का फिर से स्वागत है लेक्चर नंबर 12 शंखनाद सीरीज के अंदर। इस सीरीज के अंदर हम एसएससी जे एग्जामिनेशन में टेक्निकल पार्ट और नॉन टेक्निकल पार्ट का क्वेश्चंस के साथ रिवीजन कर रहे हैं। एक ये मिक्स्ड क्वेश्चन सीरीज है और आज का जो लेक्चर नंबर 12 है इसके अंदर आरसीसी सर्वेइंग एंड इरिगेशन के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर ये मिक्स्ड क्वेश्चन सीरीज है, तीनों सब्जेक्ट क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आरसीसी लेने वाला हूं मैं और सर्विंग और इरिगेशन हाइड्रोलॉजी पार्ट डिस्कस करेंगे आपके साथ विजय सर। जो बच्चे इस सीरीज में नए हैं उन्हें मैं बता दूं कि जो शंखनाद सीरीज है सिविल ब्रांच के लिए विजय सर और मैं मंडे टू फ्राइडे 4 PM पर सेशंस कंडक्ट कर रहे हैं। मिक्स्ड क्वेश्चन सीरीज, एक सेशन के अंदर 2-3 सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन साथ में, ताकि आप एक कम टाइम के अंदर ज्यादा सब्जेक्ट्स कवर हो पाए। और मैकेनिकल ब्रांच के लिए मैं और जितेंद्र सर ट्यूसडे एंड सैटरडे के दिन लेकर आ रहे हैं आपके लिए सेशंस 4 PM पर। सैटरडे संडे स्पेशल मैराथन सेशन, जिसमें एक ही क्लास के अंदर कंप्लीट सब्जेक्ट का पूरा रिवीजन, एक क्लास एक सब्जेक्ट कंप्लीट रिवीजन। अगर आपका जनरल अवेयरनेस वाला पोर्शन वीक है, जनरल साइंस वाला पोर्शन वीक है, नॉन टेक्निकल में आपको थोड़ा सा परेशानी हो रही है, तो उसके भी रिवीजन के लिए यहाँ पर अंकुर सर, प्रशांत सर आपके लिए सेशंस लेकर आ रहे हैं। इनकी जो सेशंस हैं वो अल्टरनेट बेसिस पर हैं जनरल साइंस के साथ। जनरल साइंस अनामिका मैम डिस्कस कर रही है आपके साथ, जिसमें लाइफ साइंस के क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों पोर्शन यानी कंप्लीट जनरल साइंस अनामिका मैम डिस्कस करेंगी। और ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स अंकुर सर एंड प्रशांत सर आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो ये जो दोनों सेशंस है ये अल्टरनेट बेसिस पर चल रहे हैं। और ये जो सेशंस है अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज डू कमेंट। अगर आप कमेंट करके बता सकते हैं कि कैसे आपको सेशंस लग रहे हैं। अगर आपको ये सेशंस वाकई में अच्छे लग रहे हैं तो आप इन सीरीज को सपोर्ट करने के लिए आपका जो व्हाट्सएप स्टेटस है वहां पर उसकी लिंक को शेयर कर सकते हैं, स्टेटस लगा सकते हैं, ताकि आपके दोस्तों को भी, फ्रेंड्स को मालूम चल पाए। और किसी अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप कनेक्टेड हैं इधर टेलीग्राम पे, तो वहां भी आप इस सेशंस की लिंक को शेयर कर सकते हैं। अगर आपको किसी टॉपिक में डिस्कस है, डाउट है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि हम अगले आने वाले उस सेशन के अंदर उस टॉपिक को डिस्कस कर लें। ठीक, तो यहां पर ये जो हमारा है ये लेक्चर नंबर 12 है, जिसमें हम आरसीसी सर्विंग और इरिगेशन को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज के जो हमारा सेशन है इसके हम फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन यहां पर आरसीसी से क्वेश्चन है, किस सरकमस्टांस के अंदर अगर 15 सेंटीमीटर क्यूब है, अगर फेवरेबल सरकमस्टांस है, फेवरेबल कंडीशंस हैं, तो 15 क्रॉस 15 सेंटीमीटर क्यूब 28 डेज में कितनी स्ट्रेंथ मैक्सिमम अटेन कर सकता है नॉर्मल कंडीशन में। यहां पर ग्रेड मेंशन नहीं है, तो इसका डायरेक्टली आपको ध्यान रखना है, ये स्टैंडर्ड वाइज कोडल आंसर है कि अगर हमारे पास जो साइज है वो 15 बाय 15 सेंटीमीटर की साइज है और सारी कंडीशन अगर अनुकूल है, तो 28 डेज में जो भी कॉन्क्रीट होगा वो लगभग 40 मेगापास्कल की स्ट्रेंथ को अचीव कर सकता है। और अगर केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में बोला जाए तो आंसर होगा 400 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारे पास, डी आंसर 400 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अलग ग्रेड मेंशन होती M20, M15, M10, तो जो FCK होता वही उसकी स्ट्रेंथ होती 28 डेज बाद। ग्रेड मेंशन नहीं है, तो इस क्वेश्चन को हमें एज इट इज एज अ डेटा वाइज याद रखना है कि अगर 15 बाय 15 बाय 15 का क्यूब है और 28 डेज की स्ट्रेंथ है, तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो अचीव कर सकता है अंडर फेवरेबल कंडीशन वो है 400 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर या 40 मेगापास्कल। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अ टी बीम बिहेव एज अ रेक्टेंगुलर बीम ऑफ विड्थ इक्वल टू इट्स फ्लैंज इफ इट्स न्यूट्रल एक्सिस। क्वेश्चन है कि एक जो टी बीम होती है वो कब एक रेक्टेंगुलर बीम की तरह बिहेव करती हैं। तो इसमें ध्यान रखना है, जब हम टी बीम को एनालाइज करते हैं तो जो उसमें एक्सयू होता है या जो एक्चुअल डेप्थ होती है वो अगर डेप्थ ऑफ फ्लैंज से कम है, ठीक है, या बराबर है, मतलब जैसे टी बीम है और उसमें जो उसकी न्यूट्रल एक्सिस है अगर वो फ्लैंज वाले सेक्शन में लाई कर रही है, इसकी न्यूट्रल एक्सिस अगर फ्लैंज वाले सेक्शन में लाई कर रही है, इतना पोर्शन कंप्रेशन में, रिमेनिंग पोर्शन टेंशन में है, तो वो एक रेक्टेंगुलर बीम की तरह बिहेव करती है। तो इसकी कंडीशन ध्यान रखनी, जब भी न्यूट्रल एक्सिस फ्लैंज पोर्शन में होगी, यहां पर ये जो डेप्थ है ये हो गया एक्स यू
और ये जो पूरी डेप्थ है ये हो गया हमारे पास डेप्थ ऑफ फ्लेंज। तो अगर एक्चुअल डेप्थ ऑफ एक्सिस डेप्थ ऑफ फ्लेंज मतलब फ्लेंज में लाई कर रही है तो ऐसी कंडीशन में वो एज अ रेक्टेंगल बीम की तरह बिहेव करेगा। तो सही आंसर क्या होगा, रिमेन्स विद इन दी फ्लेंज, फ्लेंज के अंदर रहे तो टी बीम रेक्टेंगुलर बीम की तरह बिहेव करती है। नेक्स्ट मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितना होगा, ये क्वेश्चन सोम से है, आरसीसी से नहीं है, बट क्वेश्चन है तो डिस्कस कर लेते हैं। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस और एवरेज शियर स्ट्रेस का रेशो आरसीसी बीम के अंदर कितना होता है, 1.5 फॉर रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। अगर ट्राइंगल का हमसे पूछें तो ट्राइंगल के अंदर मैक्सिमम और एवरेज का जो रेशो है वो होता है 1.5। अगर सर्क्यूलर सेक्शन का हमसे पूछा है, सर्क्यूलर बीम, तो उसमें मैक्सिमम और एवरेज का जो रेशो होता है वो आता है 9/8, मतलब 1.25, 1.125, 9/8। और अगर डायमंड सेक्शन का पूछते हैं, ये डायमंड सेक्शन, तो डायमंड सेक्शन में जो मैक्सिमम एवरेज का रेशो है वो 9/8 होता है, मतलब ये होता है 1.125। और जो सर्क्यूलर सेक्शन है वहां पर होता है 4/3 यानी 1.33। तो ये 4 सेक्शन के लिए आप मेनली ध्यान रखें। मैक्सिमम एवरेज का रेशो रेक्टेंगल स्क्वायर में 1.5, सर्कल के अंदर 1.133 और ट्राइंगल में 1.5, अगेन जो रेक्टेंगल इसमें है और डायमंड में है 1.125 यानी 9/8। हमसे किस में पूछा है, रेक्टेंगुलर बीम में पूछा है, तो सही आंसर हमारे पास क्या होगा इसका, 1.5। वहीं पर अगर हमसे सोम के अंदर स्ट्रेस का फॉर्मूला पूछे एज पर सोम थ्योरेटिकल फॉर्मूला, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है VA/बार अपॉन में IB। पर अगर हमसे आरसीसी बीम के अंदर शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला पूछें तो वो है V के अपॉन में BZD, V के अपॉन में BZD। और इस शियर स्ट्रेस को हम क्या बोलते हैं, इसको हम नॉमिनल शियर स्ट्रेस भी बोलते हैं। मतलब अगर हम एक सिंपल यहां पे देखें आरसीसी में, तो इसका जो फॉर्मूला है वो है टाउ वी बराबर कितना होता है, V/BJD। ठीक है, ये आरसीसी के लिए। अगर हम सोम की बात करें तो जो भी हमारे पास होमोजीनियस सेक्शन होता है उन्हीं की स्टडी होती है, तो उनका शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम पूछें तो कैसा है, तो उनका शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम जो होता है वो पैराबोलिक होता है। एक्सट्रीम फाइबर पर मैक्सिमम होता है, 0 होता है, और सेंटर पर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आता है। अगर हमसे आरसीसी सेक्शन का शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम पूछें तो इसका जो शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम है वो न्यूट्रल एक्सिस तक तो पैराबोलिक होता है, जैसा कि होमोजीनियस सेक्शन में होता है। और उसके बाद जो हमारा रेनफोर्समेंट है उसके सीजी तक उसकी जो वैल्यू है वो कांस्टेंट होती है। तो जो टाउ है ना, ये हमारे पास जो यहां पर शियर स्ट्रेस होता है आरसीसी का, उसका फॉर्मूला है V/BJD। और जो नॉमिनल शियर स्ट्रेस है वो है V/BD, एवरेज शियर स्ट्रेस। सो एवरेज जो शियर स्ट्रेस है उसका डिस्ट्रीब्यूशन तो यूनिफॉर्म होता है। एवरेज शियर स्ट्रेस कितना है, यूनिफॉर्म, मतलब ये है टाउ वी और ये हमारे पास है यहां पर Q। तो ये एक्चुअल शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला है V/BJD और नॉमिनल शियर स्ट्रेस एवरेज शियर का फॉर्मूला है V/BD। और एवरेज का डायग्राम यूनिफॉर्म है, एक्चुअल का डायग्राम, ये जो हमारे पास सेक्शन है, जो बीम है, वो इस प्रकार से होगी। ये आरसीसी की बीम है, तो यहां तक न्यूट्रल एक्सिस है और इतने पोर्शन में यहां पर क्या आ गया, रेनफोर्समेंट आ गया। तो अगर इसमें क्वेश्चन पूछें कि आरसीसी बीम के अंदर शियर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम कैसा है, तो न्यूट्रल एक्सिस तक तो पैराबोला है और रेनफोर्समेंट का जहां सीजी आएगा वहां तक पूरा रेक्टेंगल है। कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, एक्चुअल शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। अगर हमसे जो शियर स्ट्रेस डायग्राम एवरेज वाला पूछा है, नॉमिनल वाला पूछा है, तो उसका यूनिफॉर्म डायग्राम है। और ये आरसीसी सेक्शन का है, होमोजीनियस का पूछेंगे तो वो कंप्लीट पैराबोला होता है और उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, V/SA/बार या VA/बार अपॉन IB। ये होमोजीनियस सेक्शन के लिए फॉर्मूला है, ये आरसीसी के लिए फॉर्मूला है और ये अज्यूम्ड वैल्यू है, ये अज्यूम्ड फॉर्मूला, ये माना गया है जिस पर डिजाइनिंग की जाती है, रियल वैल्यू ये होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द अलाउबल टेंसाइल स्ट्रेस इन माइल्ड स्टील स्टीरअप। देखो स्टील में अगर आपसे अलाउबल स्ट्रेस पूछते हैं, अलाउबल का और क्या नाम है, वर्किंग, सर्विस, और क्या नाम है, परमिसिबल, और ये होता है यील्ड स्ट्रेंथ के अपॉन में फैक्टर ऑफ सेफ्टी। एक क्वेश्चन ये भी पूछते हैं कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितनी ली गई है, तो WSM के अंदर फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंक्रीट में जो ली गई है वो 3 है, और स्टील में जो ली गई है वो 1.8 है। स्टील फील्ड पे नहीं बनता, इंडस्ट्री में बनता है, क्वालिटी कंट्रोल अच्छा होगा, कंक्रीट फील्ड पे बनता है, क्वालिटी कंट्रोल खराब होगा, इसलिए यहां सेफ्टी ज्यादा ली जाती है, स्टील में कम। अब हमसे अगर परमिसिबल स्ट्रेस फॉर स्टील इन टेंशन या परमिसिबल स्ट्रेस फॉर स्टील इन शियर एंड परमिसिबल स्ट्रेस फॉर स्टील इन कंप्रेशन पूछा जाए, तो उसके लिए टेबल हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, ये टेबल हमें यहां पे ध्यान रखनी है। इस टेबल के अंदर यहां पर क्या मेंशन्ड है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट, तो Fe 250 के लिए अलग वैल्यू है, Fe 415 के लिए अलग वैल्यू है, और Fe 500 के लिए अलग वैल्यू है। यहां पर इन्होंने ये भी मेंशन किया है, अगर डायामीटर 20 से कम है तो अलग है, और डायामीटर 20 से ज्यादा है तो अलग है। अगर डायामीटर 20 से कम है तो कम में याद रखना है, ट्रिक ध्यान रखना है, ज्यादा आंसर होगा, मतलब 140 मेगा पास्कल। और अगर डायामीटर 20 से ज्यादा है, 20 से मतलब कम, कम मतलब 130, यहां पर वैल्यू है 230 और इसमें वैल्यू है 275। ये परमिसिबल स्ट्रेस फॉर स्टील इन टेंशन भी है, मतलब टेंशन बार के लिए भी और स्टायरअप के लिए भी है, बट यहां पर ध्यान रखना है Fe 500 में, स्टायरअप में इसको यूज नहीं करना है, ये सिर्फ सिग्मा एसटी की वैल्यू है Fe 500 में 275। कंप्रेशन के लिए बोला जाए तो 130, चाहे कुछ भी डाया हो Fe 250 का, यहां पर 190, और यहां पर IS कोड ने वैल्यू मेंशन नहीं की, मतलब Fe 500 को कंप्रेशन में यूज नहीं करना है। तो अगर डायमीटर 20 से कम है तो ज्यादा आंसर, दो आंसर है 140 130, तो ज्यादा है तो इस मतलब डायमीटर 20 से कम है मतलब ज्यादा आंसर 140, 20 से ज्यादा है, ज्यादा मतलब छोटा वाला आंसर, उल्टा याद रखना है, 140 130 230 275, और ये स्टायरअप के लिए यूज नहीं किया जाएगा। वहीं पर सिग्मा एससी 130 190 और वो कंप्रेशन में यूज नहीं करेंगे। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, माइल्ड स्टील मतलब Fe 250, ठीक है, और अलाउबल टेंसाइल स्ट्रेस पूछा है, अलाउबल टेंसाइल का मतलब है सिग्मा एसटी, तो सिग्मा एसटी की वैल्यू Fe 250 में कितनी है, 140 130, कुछ नहीं दिया तो हम क्या मान लेंगे, वैसे तो डायामीटर अगर 20 से कम है, डायामीटर भी दो वैल्यू है 140 130, ये तब जब डायामीटर 20 से कम हो या बराबर, ये तब बस जब बार का डायामीटर 20 से ज्यादा हो। अभी कुछ नहीं बोला, हम ये मान लेते हैं। अब ये 140 किसमें, ये 140 मेगा पास्कल में है, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में। इसको केजी पर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 1400 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर बनेगा। 1400 केजी पर सेंट, 10 का मल्टीप्लाई कर दें, 1 मेगा पास्कल 10 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर है। तो 190 गलत, 260 गलत, 230 गलत, 1400 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू IS 456197 एंड द थिकनेस ऑफ द रेनफोर्स कंक्रीट फुटिंग ऑन द पाइल, आपका जो फुटिंग है उसकी मिनिमम थिकनेस, मिनिमम डेप्थ, तो जो यहां पे ध्यान रखना है, एक तो मिनिमम डेप्थ अगर आपसे स्लैब का पूछा जाए, चाहे वो सॉलिड स्लैब हो चाहे वो फ्लैट स्लैब हो, कोई भी स्लैब हो, सॉलिड स्लैब वो होती है जो बीम के ऊपर सपोर्टेड होती है, और आपका जो फ्लैट स्लैब होती है वो स्लैब होती है जो सीधे कॉलम पे रखी जाती है, बीम वहां पे नहीं होती। तो इनका जो मिनिमम डेप्थ है वो हमारे पास है 125 mm। अगर हमसे मिनिमम डेप्थ बीम का पूछा जाए तो ये होता है 150 mm, और अगर हमसे पाइल फाउंडेशन का या सॉरी फुटिंग का मिनिमम डेप्थ पूछा जाए तो इसके लिए हमें दो कंडीशन याद रखनी है, अगर वो पाइल पर रेस्ट करेगी फुटिंग तो है 150 mm, और अगर वो सॉइल पर रेस्ट करेंगी या रॉक पर रेस्ट करेंगी, सॉइल पर बोल सकते हैं, तो ऐसे केस में हमारे पास वैल्यू है 300 mm। अब इन्होंने क्या पूछा है, जो पाइल पर रेस्ट करे, अगर पाइल पर रेस्ट करेगी तो कितना है 150 mm, ऑप्शन सब सेंटीमीटर में है, तो 150 mm को हम क्या बोल सकते हैं 15 सेंटीमीटर, सो सी विल बी द करेक्ट आंसर। मतलब अगर फुटिंग पाइल पर रेस्ट कर रही है तो कम से कम 15 सेंटीमीटर थिकनेस देनी, सॉइल पे रेस्ट कर रही है तो 300 mm या 30 सेंटीमीटर।
नेक्स्ट, एज द परसेंटेज ऑफ द स्टील इंक्रीजेज, अगर परसेंटेज बढ़ाए तो जाए तो क्या होगा? ये बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है बट सिंपल है। देखो सिंपल सी आप बात समझो, जो हमारे पास सेक्शन है वो तीन है, एक अंडर है, एक बैलेंस्ड है, एक ओवर है। बैलेंस सेक्शन में जो स्टील होता है उसे क्या बोलते हैं? एएसटी बैलेंस्ड। अंडर में जो स्टील होता है वो क्या होता है? एएसटी बैलेंस से कम होता है। ओवर में जो स्टील होता है वो क्या होता है? एएसटी बैलेंस से हमारे पास ज्यादा होता है। ठीक है, अब इसमें बोला है कि अगर हम स्टील का परसेंटेज बढ़ाते जाएं तो न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ एक्सए या एक्सयू के साथ में क्या होगा? वो बढ़ेगा घटेगा, ये पूछा है। तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें जो परसेंटेज बैलेंस्ड है उसे क्या बोलते हैं? पीटी बैलेंस। और इसमें पीटी बैलेंस क्या है? कम है। और इसमें जो पीटी बैलेंस्ड है वो ज्यादा है बैलेंस वाले से। इसमें जो परसेंटेज टेंशन एनफोर्समेंट है वो बैलेंस से कम होता है, इसमें बैलेंस के बराबर, इसमें बैलेंस से ज्यादा होता है। अब आपको ये पता है कि यहां पे जो न्यूट्रल एक्सिस है वो हमारी क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस है या बैलेंस्ड वाली है लिमिटिंग। तो इसमें जो न्यूट्रल होती है वो तो थोड़ी ऊपर होती है, इसमें जो न्यूट्रल एक्सिस होती है वो इसी पर लाई करती है, बैलेंस पर, क्रिटिकल वाले पर। और इसमें जो होती है वो उससे भी थोड़ी नीचे शिफ्ट होती है। मतलब आपको ये पता है कि एक्स से लेस देन एक्स सी, इसमें आपको पता है एक्स से बराबर एक्स सी, और इसमें एक्स से मोर देन एक्स सी। या एलएसएम के अकॉर्डिंग बोले तो एक्स यू बराबर एक्स यू लिम, एक्स यू लेस देन एक्स यू लिम और एक्स यू मोर देन एक्स यू लिम। मतलब आप ये देखो, जैसे जैसे परसेंटेज टेंशन रेनफोर्समेंट बढ़ते जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो आपकी जो एक्सिस है पहले ऊपर थी, फिर बैलेंस के बराबर आ गई, फिर और नीचे चली गई। मतलब जो एक्सिस है वो क्या हो रही है? बढ़ रही है ना। अब एक्सिस तो यहां पे बोला है, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस बोला है। डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस मतलब एक्स ए या एक्स यू, वो तो बढ़ रहा है। तो सही आंसर क्या होगा कि जैसे जैसे परसेंटेज बढ़ेगा वैसे वैसे हम अंडर से बैलेंस्ड और बैलेंस से ओवर होंगे, और जो डेप्थ होगी वो क्या होगी? बढ़ेगी। बी आंसर। अच्छा, इसी का एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आ सकता है। कंफ्यूजिंग क्वेश्चन कैसे कि अगर मान लीजिए ग्रेड ऑफ स्टील, इसको हम एफएसटी बोल सकते हैं या एफवाई, अगर ग्रेड ऑफ स्टील को बढ़ाया जाए तब एक्चुअल डेप्थ में या डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस में क्या होगा? ये तो परसेंटेज टेंशन एनफोर्समेंट। तो इसमें आप समझना कि अगर हम बैलेंस सेक्शन की डेप्थ को देखें एक्सी, तो एक्सी का फॉर्मूला होता है केडी, और के होता है न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ फैक्टर, और के का वैल्यू होता है 280 के अपॉन में 280 प्लस 3 सिग्मा एस टी। मतलब जैसे जैसे ग्रेड बढ़ेगा वैसे वैसे के कम होगा, और के कम होगा, डेप्थ कांस्टेंट हो तो एक्सी भी कम होगा। मतलब जो डेप्थ है वो कम होती जाएगी, पर डेप्थ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब आप ये नियम, ये रूल याद रख सकते हैं, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ग्रेड ऑफ स्टील, but depth of neutral axis is directly proportional to the percentage tension reinforcement, PT परसेंटेज। अगर हम परसेंटेज बढ़ाएं स्टील का तो डेप्थ बढ़ेगी, बट अगर ग्रेड बढ़ाएं स्टील का तो डेप्थ कम होगी, है ना? नीचे नहीं जाएगी, कम ऊपर शिफ्ट होगी, एक्सिस ऊपर शिफ्ट होती है, डेप्थ कम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मेन रेनफोर्समेंट बार का स्लैब का डायामीटर है 16 mm, स्लैब का, है ना। स्लैब के अंदर हमने जो मेन बार दी है उस मेन बार का डायामीटर हमें कितना दिया है? 16 mm। तो कंक्रीट का कवर कितना होगा? देखो मैंने पिछले सेशन में कवर सारे आपके साथ डिस्कस कर दिए थे। मतलब दो बार्स के बीच में मिनिमम क्लियर स्पेसिंग, वर्टिकल स्पेसिंग, साइड कवर, टॉप कवर, बॉटम कवर। तो कवर के अंदर हमने समझा था कि जो भी कवर है, सपोज मान लीजिए हम टॉप कवर की बात करें या हम बॉटम कवर की बात करें, तो इसके लिए जो नियम होता है वो होता है शुड नॉट बी लेस देन डायामीटर ऑफ द लार्जर बार, जो बड़ा डाया है, और साथ में 20 mm या 25 mm या फिर 40 mm या फिर 50 mm। मतलब अगर स्लैब है तो डाया लार्जर और 20, बीम है तो डाया लार्जर 25, कॉलम है तो डाया लार्जर 40, और फुटिंग है तो डाया लार्जर या 50, विच एवर इज मोर, जो भी बड़ा हो वो हम यूज करेंगे। अब क्वेश्चन अभी स्लैब पर है, तो स्लैब में हमारे पास क्या होगा? मेन बार का डाया कितना है? 16 mm और साथ में 20। अब इसमें से हमारा बड़ा आंसर कौन सा है? विच एवर इज मोर, तो बड़ा है 16 mm, सॉरी
बड़ा है हमारे पास 20 mm, तो 20 mm हमारा आंसर होगा। बट अब ऑप्शन को देखते हैं, ऑप्शन है 12, ऑप्शन है 13, ऑप्शन है 14, ऑप्शन है 16। तो हम यहां पर जो प्रीफर करेंगे वो कितना होगा, हमारे पास आंसर 20 होगा। बट अब ऑप्शन में नहीं है तो 16। अच्छा, इसमें एक और कंडीशन है, ये तो हमारे पास जनरल स्लैब के लिए है, बट आईएस कोड ने ये भी बोला है कि अगर कोई थीन स्लैब हो, बहुत पतली स्लैब हो, तो ऐसे केस में फिर हम यहां पर 12 mm प्रीफर करते हैं या फिर डायामीटर ऑफ बार कम से कम 12 mm देना। अगर बहुत पतली स्लैब है तो फिर 12 और 16 में से कौन बड़ा होगा, 12 16 में से जो बड़ा है वो 16 होगा, इसलिए आंसर 16 यहां पर हमारे पास सही आंसर होगा। इन्होंने मेंशन नहीं किया कि स्लैब पतली है या नॉर्मल सॉलिड स्लैब है, पर अगर थीन स्लैब की बात करें तो 12 और डाया लार्जर होता है, नॉर्मल किसी स्लैब की बात करें तो 16 और 20 होता है। तो अभी हमारा आंसर कितना हो गया, 16 mm। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, side face reinforcement shall be provided in the beam when the depth of the web in the beam exceed। देखिए साइड फेज रेनफोर्समेंट होता क्या है, साइड फेज रेनफोर्समेंट बीम में दो कंडीशन में दिए जाते हैं। हमने ऊपर जो बार दिए वो कंप्रेशन बार कहलाए, नीचे जो बार दिए वो टेंशन बार कहलाए, ऑल अराउंड जो बार दिए वो स्टायरप्स कहलाए। ऐसे ही जो हमने साइड में अनरेनफोर्स्ड फेस में जो हम देते हैं रेनफोर्समेंट, इन्हें हम साइड फेस रेनफोर्समेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइड फेस रेनफोर्समेंट। साइड फेस रेनफोर्समेंट तब देते हैं जब बीम में लेटरल अनस्टेबिलिटी के चांसेस हो। इसकी दो कंडीशन है कब देते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बीम में टॉर्शन आ रहा है, टॉर्शन आ रहा है बीम में, तो तब देना है जब बीम की जो डेप्थ है वो 450 mm से ज्यादा हो। और अगर बीम में टॉर्शन नहीं आ रहा है तो तब देना है जब बीम की डेप्थ 750 से एक्सीड करे, 750 से ज्यादा हो। 750 के बराबर है तब भी नहीं देना है, 750 से ज्यादा होने पे ही देना है। अगर टॉर्शन नहीं लग रहा है, लग रहा है तो 450 के ऊपर ही हम देना स्टार्ट कर सकते हैं। तो अभी इस क्वेश्चन में अगर देखें तो क्या पूछा है, कब देना है। अब टॉर्शन तो नहीं बोला है, तो टॉर्शन नहीं बोला है मतलब कब देंगे, जब किससे डेप्थ एक्सीड हो, 75 सेंटीमीटर, क्योंकि ये तो एमएम में 750। अगला पूछ सकते हैं साइड फेज रेनफोर्समेंट दिया कितना जाता है, तो साइड फेज रेनफोर्समेंट का जो एरिया है शुड नॉट बी लेस देन 0.1% ऑफ बी क्रॉस स्मॉल डी। इफेक्टिव एरिया जो होगा उसका 0.1% तो मिनिमम देना है, या मिनिमम भी ना बोले ना मैक्सिमम बोले, लगभग इतना ही दिया जाता है, 0.1% ऑफ बी क्रॉस स्मॉल डी। या अगर फ्लैंज्ड बीम है तो वेब के एरिया का 0.1%। अगला, साइड फेज रेनफोर्समेंट में एक और नियम है, आपका जो बीम का वर्टिकल एक्सिस है उसके अबाउट सिमेट्रिकल मैनर में देना है। अगर यहां 3 बार दी तो यहां भी 3, यहां 2 तो यहां 2, यहां 1 तो यहां 1। सो दे शुड बी प्रोवाइडेड इन सिमेट्रिकल मैनर। एंड लास्ट पॉइंट, इनके बीच की जो यहां पर स्पेसिंग होती है, दो साइड फेज रेनफोर्समेंट के बीच की जो मैक्सिमम स्पेसिंग होगी, इसका क्या नियम है। सो इट शुड नॉट बी मोर देन 300 mm यानी 30 सेंटीमीटर, और विड्थ ऑफ द बीम, और फ्लैंज्ड बीम हुआ तो विड्थ ऑफ द वेब, विच एवर इज लेस। जितना बीम का विड्थ है या फ्लैंज्ड बीम है तो जितना वेब का विड्थ है, या 300 mm विच एवर इज लेस, इतनी स्पेसिंग ही मैक्सिमम रखनी है साइड फेस में। तो साइड फेस क्यों देते हैं, ये बीम की लेटरल स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, जब टॉर्शन आता है तो जरूरत पड़ती है इनको देने की। ये साइड में आने वाले श्रिंकेज, क्रैकिंग, टेम्परेचर के इफेक्ट्स को भी कंट्रोल करते हैं। सो कई सारे इनके एडवांटेज हैं। ये सारे प्रोविजंस आपको साइड फेस से ध्यान रखने हैं। तो सही आंसर होगा इसका भी 75 सेंटीमीटर। Next is the section of the reinforced beam where most distance extreme fiber in compression and tension in steel attains permissible stress simultaneously। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि किस आरसीसी बीम में जो कंप्रेस्ड फाइबर है ऊपर वाला, कोई बीम में जो सबसे मैक्सिमम कंप्रेस्ड फाइबर है, ये हमारे पास आरसीसी की बीम है, तो इसका अगर हम स्ट्रेस डायग्राम बनाएं तो इसका स्ट्रेस डायग्राम ऐसा बनेगा।
और यहां पर जो स्ट्रेस है वो CA है और यहां पर जो स्ट्रेस है वो TA/M है। तो ये जो फाइबर है ये कौन सा फाइबर कहलाता है? मोस्ट डिस्टेंट एक्सट्रीम फाइबर। ये और स्टील साथ में फेल हो, ऐसे सेक्शन को क्या बोलते हैं? तो ऐसे सेक्शन को बच्चों हम बैलेंस सेक्शन भी बोलते हैं, ऐसे सेक्शन को हम क्रिटिकल सेक्शन भी बोलते हैं, और ऐसे सेक्शन को इकोनॉमिकल सेक्शन भी बोलते हैं। इकोनॉमिकल इसलिए बोलते हैं क्योंकि कंक्रीट स्टील साथ में फेल हुआ, तो जब फेल हुआ तो ना तो कंक्रीट आपका कंप्लीट भी पूरा यूज्ड हुआ, स्टील भी पूरा यूज्ड हुआ, वेस्टेज नहीं है स्ट्रक्चर में। तो बैलेंस सेक्शन में कोई भी वेस्टेज नहीं होता है, इसलिए उसे इकोनॉमिकल कहा जाता है। और साथ में एक स्पेशल कंडीशन है जब दोनों साथ में फेल हो रहे हैं, ये एक स्पेशल कंडीशन है, और स्पेशलिटी जब भी आती है तब इंजीनियरिंग के अंदर हम उसको क्रिटिकल वर्ड से डिनोट करते हैं, तो इसलिए क्रिटिकल सेक्शन इसे नाम दिया गया है। तो सही आंसर होगा ऑल ऑफ दिस, तीनों इसके नाम है। नेक्स्ट, फॉर ए स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर टू 2.5 किलोमीटर, तो यहां पर अब जो इरिगेशन एंड हाइड्रोलॉजी का पोर्शन है, सर्वेइंग का पोर्शन है, ये आपके साथ डिस्कस करेंगे विजय सर। सो हम मिलेंगे आरसीसी के दूसरे सेशंस के अंदर, तो आगे आप कंटिन्यू करिए विजय सर के साथ। चलिए तो बात करते हैं। यहां पर हमारे पास क्वेश्चन है, फॉर ए स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2.5 किलोमीटर द रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन इज, क्या होगा? तो देखो बहुत ज्यादा हमारे पास डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं, ये रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन की जब हम बात करते हैं तो आरएफ का मतलब क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, जिसमें न्यूमरेटर हमेशा क्या होता है, न्यूमरेटर हमेशा 1 होता है और डिनोमिनेटर हमेशा आपके पास जो है वो एक लार्जर वैल्यू होती है, जनरली ऐसा होता है। ठीक है, तो आपको ये सोचना है कि अब आरएफ अगर प्रेजेंट करना है तो स्केल का रेशियो ही क्या है आपके पास, आपका आरएफ है। तो अगर मैं बात करूंगा आरएफ कैसे लिखूंगा इसका, तो 1 सेंटीमीटर बाय 2.5 किलोमीटर। तो ये बात होती है यहां पर 1 सेंटीमीटर इज टू 2.5 किलोमीटर को मीटर में कर लो पहले, मतलब मैं आपको पूरा सीक्वेंस बताते चले जा रहा हूं। तो 2.5 को अगर आपने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन जाता है आपके पास 1 सेंटीमीटर इज टू 2500 मीटर के बराबर। और अगर मीटर को भी किलोमीटर में करने जाओगे तो 1 सेंटीमीटर, अच्छा मैंने 1000 कर दिया, वो किलोमीटर से हमारे पास हम अच्छा चलिए ठीक है ठीक है, तो मीटर से अब हमें सेंटीमीटर में करना है, तो 2500 इंटू 100 कर देंगे तो सेंटीमीटर में आ जाएगा, इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1/250000। सेंटीमीटर है सेंटीमीटर है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन में यूनिट्स का खेल नहीं होता। तो आंसर तो यहां से क्या हो जाएगा, ए इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये एक बेसिक सा सवाल है जो कि हम ऑलरेडी जानते हैं। अच्छा यहां से अब एक जो है वो इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को शेयर करता हूं, और वो क्या है हमारे पास, आप लोगों ने वर्नियर स्केल तो पढ़ा ही है, और वर्नियर स्केल में आप लोगों ने क्या पढ़ा कि वर्नियर स्केल में हम जनरली कितने तरह के स्केल पढ़ते हैं, एक होता है डायरेक्ट वर्नियर, एक होता है रेट्रोग्रेड वर्नियर, जो कि दो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्नियर होते हैं, जहां पर आपको यह पता होना चाहिए कि कितने नंबर ऑफ डिविजन ऑन मेन स्केल। तो n-1 डिविजन ऑन मेन स्केल आर इक्वल टू n डिविजन ऑफ वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल के n डिविजन्स और मेन स्केल के आपके n-1 डिवीजन आर इक्वल टू n डिविजन ऑफ वर्नियर स्केल। और वहीं पर रेट्रोग्रेड वर्नियर में अगर हम बात करेंगे तो हमारे n+1 डिविजन्स ऑफ मेन स्केल आर इक्वल टू n डिविजन्स ऑफ द वर्नियर स्केल। ऐसा एक और बात पता होनी चाहिए कि जो लीस्ट काउंट होता है हमारे पास, जो लीस्ट काउंट होता है हमारे स्केल का, इज यूजुअली इक्वल टू s/n के बराबर, where s is referred as the smallest division on the main scale। अब यहां से आंसर तो हमारा क्या हो चुका है, a हो चुका है। आगे बढ़ते हैं,
अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट एनुअल इरिगेशन इंटेंसिटी। तो देखो जब इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन की बात चल रही है तो कुछ बेसिक टर्म्स पता होने चाहिए। जीसीए होता है हमारे पास एक ग्रॉस कमांड एरिया जिसमें टोटल एरिया इंक्लूड होता है इन एन इरिगेशन बाउंड्री। फिर एक होता है हमारे पास कल्चरेबल कमांड एरिया, ठीक है, ये होता है हमारे पास यूजुअली हमारा जीसीए है माइनस अनकल्टिवेबल एरिया, माइनस अनकल्टिवेबल एरिया। वहीं पर हमारे पास होता है, इसी को लिख सकते हैं क्या, हमारे पास 80% ऑफ जीसीए के बराबर, जीसीए के बराबर, ठीक है। हमारे पास अगर हम बात करें तो हम लिख सकते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन कितना होता है, तो वो होता है हमारे पास एरिया टू बी इरिगेटेड, एरिया टू बी इरिगेटेड इन अ सीजन, सीजन नहीं लिखता हूं, सिर्फ लिखता हूं एरिया टू बी इरिगेटेड। तो हमारे पास एरिया टू बी इरिगेटेड डिवाइडेड बाय दी सीसीए, जो भी निकल कर आएगा वो इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन निकल कर आता है। अगर पूरे साल भर का एरिया टू बी इरिगेटेड ले लिया तो इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन भी पूरे साल भर की आ जाएगी, सीजन का लिया तो सीजन की आ जाएगी। ध्यान रखिएगा इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन जो एनुअल होती है वो हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन किसी एक पर्टिकुलर सीजन की होती है, ठीक है, सीजन 1 प्लस इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन ऑफ द अनादर सीजन, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो यहां पर हमारे पास जो है इसके अलावा और क्या होता है बेसिक टर्म्स, तो होता है हमारे पास जो है वो हमारा टाइम फैक्टर, जो कि होता है हमारे पास एक्चुअल ऑपरेटिंग पीरियड ऑफ कैनाल, एक्चुअल ऑपरेटिंग पीरियड ऑफ कैनाल। तो एक्चुअल ऑपरेटिंग पीरियड ऑफ कैनाल जो होता है विथ रिस्पेक्ट टू हमारा जो बेस पीरियड होता है कैनाल का, उसी का रेशियो जो है वो क्या कहलाता है, इज रेफर्ड एज टाइम फैक्टर। तो यहां से पूछा है क्या इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन 100% से ज्यादा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। यूजुअली हमारे पास जो एनुअल है वो तो ज्यादा ही निकल कर आता है यूजुअली। मिनिमम वैल्यू ऑफ एनुअल इरिगेशन इज डिजायरेबल, ऐसा कुछ भी नहीं कि इतनी मिनिमम होनी चाहिए, लोग करे खेती तो करे, नहीं करे तो नहीं करे, मतलब अल्टीमेटली डिपेंड करेगी प्रैक्टिकल सिचुएशन पे। तो मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए, मतलब ही नहीं, उसका कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। और इंटेंसिटी, एनुअल इरिगेशन इंटेंसिटी एरिया इन परसेंटेज ऑफ द ग्रॉस कमांड एरिया इरिगेटेड इन ए सीजन। तो एनुअल की जब बात करते हैं ना तो तब इन अ सीजन की बात नहीं चलती, तब इन अ सीजन की बात नहीं चलती। तो ये भी गलत हो जाएगा, ऑल द थ्री विल बी रॉन्ग। आंसर क्या हो जाएगा, ए इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। चूज द इनकरेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंटूर फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग। तो कंटूर के रिस्पेक्ट में क्या क्या हमारे पास हमें पता होना भी चाहिए। कंटूर में कंटूर इंटरवल, कंटूर इंटरवल हमारे पास जो है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट इन अ ड्राइंग, ठीक है। कंटूर इंटरवल जो है वो ड्राइंग के अंदर कांस्टेंट होता है। एक बात ध्यान रखिएगा, हमारे पास जनरली अंडुलेटेड या हिली एरियाज के लिए, हिली एरियाज में कंटूर इंटरवल लार्ज रखा जाता है, और प्लेन एरियाज में, प्लेन एरियाज में कंटूर इंटरवल जो है वो छोटा रखा जाता है, ठीक है। इसके अलावा हमें क्या पता होना चाहिए, तो हमारे पास अगर कंटूर्स, अगर कंटूर्स डिस्टेंट है, दूर दूर है, तो ये इंडिकेट करते हैं हमारे पास डिस्टेंट नहीं लिखते, लिखते वाइड अपार्ट या वाइडर है। कंटूर्स अगर दूर हैं तो ये हमारे पास इंडिकेट करते हैं हमारे स्लोप, अगर हम देखना चाहें तो स्लोप हमारे पास निकल कर आता है इनकी वजह से, दैट इज बेसिकली रेफर्ड एज जेंटल स्लोप। क्या निकल कर आता है, जेंटल स्लोप निकल कर आता है। अगर कंटूर्स हमारे पास यूनिफॉर्म है, एक जैसे हैं, तो स्लोप भी कैसा निकल कर आता है, यूनिफॉर्म निकल कर आता है, ठीक है। वहीं पर हमारे पास अगर कंटूर्स हमारे क्लोज हैं, तो क्लोज कंटूर्स मतलब स्लोप इंडिकेट करते हैं कैसा, स्टीप स्लोप इंडिकेट करते हैं, ठीक है। हमारे पास और यहां से क्या बातें बताई गई है, वाटरशेड लाइन, वाटरशेड लाइन मतलब रिज लाइन की बात चल रही है।
तो रिज लाइन, अ रिज लाइन क्रॉसेस द कंटूर एट राइट एंगल, बिल्कुल सही बात है। इन द डायरेक्ट मेथड ऑफ कंटूरिंग द कंटूर्स आर नॉट इंटरपोलेटेड, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम हमारे गाइड पॉइंट्स को ही जो है वो क्या करते हैं, हमारे लिए मेजर करते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है, इसमें कोई इंटरपोलेशन नहीं चाहिए होता है। टू कंटूर लाइंस टच इन द केस ऑफ वर्टिकल क्लिफ और एंड क्रॉस इन ओवरहैंगिंग क्लिफ, ओवरहैंगिंग क्लिफ में ये क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये भी सही बात है। तो बचा अपने पास फिर यही बचा है, द डायरेक्शन ऑफ द स्टीपेस्ट स्लोप इज अलोंग द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द कंटूर्स। तो ये कोई सेंटेंस ही नहीं है, मतलब ये बिल्कुल ही बकवास चीज है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज नॉट एप्लीकेबल टू अ ट्रू रिजिम। तो रिजिम का मतलब क्या होता है, हमारे कैनाल में रिजिम का मतलब क्या होता है, नो सिल्टिंग और नो स्काउरिंग वाला केस। नो सिल्टिंग एंड नो स्काउरिंग वाला जो केस है उसी को रिजिम कंडीशन कहते हैं। और रिजिम को जब लेसी ने बताया तो लेसी ने वो ना इनिशियल रिजिम होता है एक, इनिशियल रिजिम होता है एक। हमने लेसी से पूछा इनिशियल रिजिम का मतलब क्या, उसने बोला क्रॉस सेक्शन इज फॉर्म्ड, कैनाल का क्रॉस सेक्शन तो बन गया है, डेप्थ वेरी करती है, डेप्थ वेरी करती है, तो ऐसे रिजिम चैनल को रिजिम नहीं कहा जाता। हमने कहा और फिर क्या, तो उसने बताया ट्रू रिजिम। हमने कहा ट्रू रिजिम में क्या होता है, तो उसने कहा ट्रू रिजिम में सब कुछ ऑल डायमेंशंस कांस्टेंट होते हैं, ऑल डायमेंशंस कांस्टेंट होते हैं। हमने कहा ये कैसे होगा, तो लेसी ने बताया कि ये सिल्ट का चार्ज है, मतलब क्वांटिटी, सिल्ट का जो ग्रेड है मतलब सिल्ट का साइज, और हमारे पास डिस्चार्ज, वेलोसिटी, डेप्थ, ये सब कांस्टेंट होता है। हमने कहा अच्छा, बोले हाँ। फिर हमने पूछा कि इसके अलावा और क्या, तो बोले फाइनल रिजिम होता है। हमने कहा फाइनल रिजिम में क्या होता है, तो बोले फाइनल रिजिम में सब चेंज होता है, ऑल चेंजेस टू कीप डिस्चार्ज कांस्टेंट, ऑल चेंज, हर डायमेंशन, क्रॉस सेक्शन, विड्थ सब चेंज होती है, ऑल चेंजेस टू कीप डिस्चार्ज कांस्टेंट। तो हमने कहा ऐसा क्या, बोले हाँ। तो ऐसे केस में आपके पास जो है लेसी की थ्योरी, जो लेसी की थ्योरी है रिजिम थ्योरी, वो लेसी की रिजिम थ्योरी जो है वो सिर्फ और सिर्फ किस पे लगेगी, ट्रू एंड फाइनल रिजिम चैनल्स के ऊपर। किस पे नहीं लगेगी लेसी की थ्योरी, हमारे इनिशियल रिजिम चैनल्स पर नहीं लगती। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो बोला गया है कि ट्रू रिजिम क्या होगा, चैनल कैन बी स्काउट मोर इजीली देन इट कैन बी डिपॉजिटेड। ये फालतू की बात है, कोई मतलब नहीं इसका। सिल्ट ग्रेड इज कांस्टेंट, सही बात। डिस्चार्ज इज कांस्टेंट, सही बात। सिल्ट चार्ज इज कांस्टेंट, सही बात। तो कौन सा नॉट एप्लीकेबल है, पहला वाला। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू द गिवन स्टेटमेंट। तो क्या पूछा है, इफेक्ट ऑफ कर्वेचर ऑफ द अर्थ इज टू कॉज एन ऑब्जेक्ट टू अपीयर लोअर। तो ये लो इफेक्ट ऑफ कर्वेचर ले लो, ये इफेक्ट ऑफ कर्वेचर है, यहां पर रख लिया इंस्ट्रूमेंट, ये लो इंस्ट्रूमेंट रख लिया, और इंस्ट्रूमेंट से हमने लाइन ऑफ साइट पास करा दी। अब किसी ने बोला कि यहां पे रखो अपना स्टाफ, हमने कहा ये लो स्टाफ रख दिया। किसी ने बोला रीडिंग चाहिए थी इसके रिस्पेक्ट में, रीडिंग चाहिए थी इसके रिस्पेक्ट में, हमने रीडिंग ले ली ये वाली। तो अगर रीडिंग आती फॉर एग्जांपल 2 मीटर, हमने रीडिंग ले ली फॉर एग्जांपल 3 मीटर, तो जरा देखना, ये है हमारी फोरसाइट, क्या है ये हमारी फोरसाइट, और ये है हमारा पॉइंट जो कि है बेंचमार्क, और ये है बैक साइड। तो बैक साइड की रीडिंग को लिख लेते हैं, बेंचमार्क को लेते हैं 100 मीटर, बैक साइड की रीडिंग ले लेते हैं 1 मीटर। तो अगर हमें इस पॉइंट का आरएल चाहिए था, अगर अर्थ का कर्वेचर नहीं होता तो हम क्या बोलते, हम बोलते क्या कि 1 मीटर अगर अर्थ कर्व नहीं होता तो हमें रीडिंग 2 मीटर दिखाई देती, लेकिन कर्व हो गया तो 3 मीटर दिखाई दे रही है। तो अगर इफ नॉट कर्व नहीं होता तो ये सीधा रहता, तो हमें क्या दिखाई देता,
RL ऑफ, इसको मैं लिख देता हूं बी पॉइंट, तो RL ऑफ बी क्या दिखाई देता, बेंचमार्क प्लस 1 मीटर माइनस 2 मीटर, तो कितना 99 मीटर। अगर कर्व हो गया तो कर्व होने से RL ऑफ बी क्या बन गया, 100 प्लस 1 माइनस 3, 98 मीटर। तो कर्वेचर की वजह से इज टू कॉज एन ऑब्जेक्ट टू अपीयर लोअर। कर्व नहीं होता तो 99 मीटर दिखता कि एलिवेशन 99 मीटर पे है, कर्व है इसलिए ऑब्जेक्ट नीचे दिखाई दे रहा है। कैसा 98 मीटर, ऑब्जेक्ट टू कॉज लोअर। बात सही है क्या, बिल्कुल सही बात है। द इफेक्ट ऑफ रिफ्लेक्शन इज टू कॉज एन ऑब्जेक्ट टू अपीयर हायर। तो हमारे पास एक्चुअली में हमें लगता है रीडिंग ये है, लेकिन हमारा जो रीडिंग आता है वो कहां पर आता है, यहां पर आता है। रिफ्लेक्शन कारण जहां पर हम देख रहे हैं उससे नीचे आता है, तो फिर रीडिंग क्या बढ़ेगी, ऊपर बढ़ेगी। तो इज टू कॉज एन ऑब्जेक्ट टू अपीयर हायर, बात ये भी सही है। आंसर क्या हो जाएगा, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। क्वेश्चन है अगला, अ डेक्लिनेशन ऑफ 3 डिग्री ईस्ट मींस। तो देखो डेक्लिनेशन का मतलब क्या होता है, जितना तुम लोगों ने पढ़ा है, अगर गलत पढ़ा हो तो इसको करेक्ट कर लेना। डेक्लिनेशन का मतलब होता है हमारे पास हमारा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक नॉर्थ विथ रिस्पेक्ट टू ट्रू नॉर्थ। अगर किस तरफ है, अगर ईस्ट तरफ है तो ईस्टर्न डेक्लिनेशन बोलेंगे, वेस्ट तरफ है तो वेस्टर्न डेक्लिनेशन बोलेंगे। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा कि आपके पास डायग्राम नहीं बनाता हूं, आपको सिर्फ बात ध्यान रखना है कि अगर आपको ट्रू बियरिंग निकालना है तो मैग्नेटिक बियरिंग प्लस ईस्टर्न डिक्लिनेशन करना पड़ता है, और ट्रू बियरिंग निकालना है तो मैग्नेटिक बियरिंग माइनस वेस्टर्न डिक्लिनेशन करना पड़ता है। इसीलिए वेस्टर्न डिक्लिनेशन को नेगेटिव भी कहा जाता है, इसीलिए ईस्टर्न को पॉजिटिव भी कहा जाता है। अगर डिक्लिनेशन 3 डिग्री ईस्ट का है, अगर डिक्लिनेशन 3 डिग्री ईस्ट का है, मतलब कि आपका मैग्नेटिक नॉर्थ किस तरफ है, आपके ट्रू नॉर्थ के 3 डिग्री ईस्ट तरफ है, तो मैग्नेटिक नॉर्थ इज 3 डिग्री ईस्ट ऑफ ट्रू नॉर्थ। बात सिंपल सी है। आंसर क्या हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्रॉस ड्रेनेज वर्क। अभी लास्ट सेशन में हम लोगों ने पढ़ा था कि इनमें से कौन सा क्रॉस ड्रेनेज वर्क नहीं है। एक्विडक्ट बिल्कुल है, साइफन है, सुपर पैसेज है, टनल बिल्कुल भी नहीं है। हमारे पास ये हमारे पास मीडियम है, मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये तो हमारे पास पैसेज है, ये तो हमारे पास पैसेज है, ये सब हमारे पास स्ट्रक्चर्स है, और ये पैसेज है। तो तीनों से अलग हो जाता है आंसर। आंसर क्या हो जाएगा, डी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट रिक्वायर्ड फ्रॉम विच सिग्नल्स कैन बी recovered to enable a global positioning system receiver to determine latitude, longitude and altitude। तो लेटीट्यूड का मतलब क्या होता है, लॉन्गिट्यूड का मतलब क्या होता है, और एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है। लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड आपकी हॉरिजॉन्टल पोजीशन बताएंगे, एल्टीट्यूड आपकी वर्टिकल पोजीशन बताएगा। तो ऐसे में जीपीएस की मतलब क्या निकल कर आती है। अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं जीपीएस की, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीपीएस, तो हमें जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम से हम क्या करते हैं, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, हम ग्लोब पर चीजों की पोजीशन बता सकते हैं। तो यहां पर हमें 3 सैटेलाइट्स आर रिक्वायर्ड, 3 सैटेलाइट्स आर रिक्वायर्ड टू लोकेट स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मतलब सिर्फ मैप को देखना, लेकिन हमें 4 सैटेलाइट चाहिए पड़ती है, आर रिक्वायर्ड टू लोकेट हमारे पास मूविंग ऑब्जेक्ट्स, जो कि समय के साथ उनकी रियल पोजीशन बता सके। इन सैटेलाइट्स के अंदर लगी होती है एटॉमिक क्लॉक, एटॉमिक क्लॉक लगी होती है इनके अंदर, जो कि टाइम ट्रेवल को बता सके या फिर ट्रेवल टाइम को बता सके। टू कैलकुलेट ट्रेवल टाइम। और अगर हम हमारे जीपीएस की ही एप्लीकेशन देखें, एप्लीकेशन ऑफ जीपीएस,
एप्लीकेशन ऑफ जीपीएस, तो जीपीएस से क्या कर सकते हैं, अगर चीजों की पोजीशन बता रहे हैं तो फिर कर लो, कुछ भी जो करना है वो कर लो। जियोरेटिक सर्वे कर लो, जियोरेटिक सर्वे कर लो, लोकेशन बता लो पॉइंट्स की, कैडेस्ट्रल सर्वे कर लो, बड़े बड़े बाउंड्रीज को डिफाइन कर लो, ठीक है, कैडेस्ट्रल सर्वे हो जाएगा। आप जो है इसके अलावा जो है क्या कर सकते हो, आप जो है वो जीआईएस, जीआईएस मतलब आप जो है वो जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम से बहुत सारा डाटा जो है वो आप कलेक्ट करके उससे आगे का जो है वो काम कर सकते हो। इसके अलावा और क्या एप्लीकेशन है इसका, तो इसका एप्लीकेशन है, हम लिख सकते हैं क्या, तो लिख सकते हैं मिलिट्री एप्लीकेशन। पता करना है कि क्या हमारे पास कहाँ पर कैसा मूवमेंट हो रहा है, तो मिलिट्री एप्लीकेशन इसका जो है वो एक काम हो जाएगा। तो कई सारे एप्लीकेशन है, उनमें से ये हमने बेसिक से एप्लीकेशन समझ ली है। तो यहाँ पर अगर देखें, मिनिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट रिक्वायर्ड फॉर विच सिग्नल्स कैन बी रिकवर्ड टू इनेबल ग्लोबल पोजीशन सिस्टम रिसीवर टू डिटरमाइन लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड एल्टीट्यूड, तो ज्यादा सही आंसर इसका क्या होना चाहिए, 4 शुड बी द करेक्ट आंसर। 3 थोड़ा सा लिमिटेड हो जाएगा, 4 जो है वो हर चीज में काम आ सकता है, तो आंसर जो है वो 4 सही होना चाहिए। गाइड बैंक्स आर प्रोवाइडेड इन रिवर 2, तो गाइड बैंक जनरली हमारे पास रिवर ट्रेनिंग वर्क में काम आता है। किस में काम आता है, रिवर ट्रेनिंग वर्क में काम आता है। तो रिवर ट्रेनिंग वर्क्स में जब इसका काम आता है तो हमें पता होना चाहिए कि रिवर ट्रेनिंग वर्क्स में एक्चुअली में हो क्या रहा है। तो रिवर ट्रेनिंग वर्क्स में हम क्या करते हैं, हम रिवर की कंडीशंस को जो है वो फुलफिल कराते हैं कि अगर कोई कमी है तो रिवर के फ्लो में हम उसको जो है वो बेटर करा सकें। सो व्हेन इट कम्स टू द केस ऑफ रिवर ट्रेनिंग वर्क्स, तो यहां पर हमारे पास गाइड बैंक्स जनरली पानी को कन्फाइन कराने में काम आती है, कन्फाइनमेंट एंड डायरेक्शन देने में। तो जैसे यहां पर लिखा है चैनलाइज द फ्लो ऑफ वाटर, फ्लो ऑफ द रिवर, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास कुछ होते हैं रेफर्ड एज ग्रोइंस। तो ग्रोइंस में 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, एक कहलाता है अट्रैक्टिंग ग्रोइन, अट्रैक्टिंग ग्रोइन, और एक कहलाता है हमारे पास रेपेलिंग ग्रोइन। तो व्हाट डज द रेपेलिंग ग्रोइन रेफर्स टू एंड व्हाट डज द अट्रैक्टिंग ग्रोइन रेफर्स टू। रेपेलिंग ग्रोइन के अंदर हमारा जो ग्रोइन होता है, ये ग्रोइन होता है हमारे पास पॉइंटिंग टूवर्ड्स अपस्ट्रीम डायरेक्शन, अपस्ट्रीम डायरेक्शन की तरफ पॉइंट आउट करता है, जिससे कि हमारे पास हमारा जो स्पॉट है, जो हम जहां पर बनाना चाहते हैं, जहां पर स्काउरिंग कराना चाहते हैं, वो हमारे बैंक से दूर जाके बनेगा। और अट्रैक्टिंग ग्रोइंग में हमारे पास जो हमारा ग्रोइन होता है, जो ग्रोइन होता है वो हमारे पास होता है पॉइंटिंग टूवर्ड्स, कहां पर, टूवर्ड्स डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन। इसकी वजह से हमारे बैंक की तरफ आकर हमारे पास स्कोरिंग क्रिएशन होती है, तो वो अट्रैक्टिंग ग्रोइन का बेसिकली पर्पस है। तो इंक्रीज द डेप्थ ऑफ द फ्लो इन द रिवर, ये हमारे पास यहां पर नहीं है। डिक्रीज द वेलोसिटी ऑफ फ्लो इन द रिवर, ये हमारे पास यहां पर नहीं है। ओनली सी इज द करेक्ट आंसर। Find the delta of a crop when its duty is this much and on the field the best period of the crop is this। तो देखो बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है ये, तो हमारे पास डेल्टा पूछा है, तो डेल्टा इज इक्वल टू कोई भी फॉर्मूला लगा लो, 8.64 बी बाई ड्यूटी, है ना। कभी कभी इन क्वेश्चन को तो सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, बहुत ज्यादा आसान से हो जाते हैं, तो फिर भी कर लेते हैं कैलकुलेट इसे। तो 8.64 इंटू 100 डेज का टाइम दे रखा है, और आपके पास 900 हेक्टेयर पर क्यूमेक्स का आपको ड्यूटी दे रखा है। तो यहां से दिस वुड कम आउट टू बी एज, कितना बन जाएगा ये, 8.64 डिवाइडेड बाय 9, ठीक है। आंसर किसमें चाहिए, सेंटीमीटर में चाहिए, तो 864 शुड बी दी करेक्ट, हमारे पास जो है वो होना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर हम देखें यहाँ पर, ये 9 के बहुत करीब वैल्यू है, ठीक है। तो आंसर जो है वो हमारे पास देखो, 9 9 जा 81 होता है, तो 9 9 जा 81 होता है, 8.1 समथिंग कुछ होता तो ये 9 टाइम्स कट जाता। अब देखो यहाँ पर वैल्यूज जो है वो हमारे पास, ये वैल्यू हो नहीं सकती क्योंकि ये 9 के लाइन में नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं। 9.6 हमारे पास जो है वो 9.6 टाइम हो सकता है 8.64 9 के रिस्पेक्ट में, तो आंसर यही होना चाहिए। अगर आप गेसिंग करोगे प्रॉपर तरीके से तो आंसर यही निकल कर आएगा।
क्वेश्चन है अगला, अ बैकसाइड रीडिंग टेकन बाय अ लेवल इंस्ट्रूमेंट सेट एट ए स्टेशन ए ऑन अ बेंचमार्क दिस मच इज दिस मच एंड फोरसाइट एट ए स्टेशन इज मेजर्ड एज दिस मच, व्हाट विल बी द रिड्यूस्ड लेवल ऑफ द स्टेशन। मैंने क्वेश्चन तो पढ़ लिया, लेकिन वैल्यूज फिर से ध्यान रखनी पड़ेगी क्योंकि मैंने एक फ्लो में पढ़ लिया है, तो ये गलतियां आप मत करिएगा। बैकसाइड रीडिंग दे रखी है, ठीक है, एट स्टेशन है ऑन अ बेंचमार्क, अच्छा उसका बेंचमार्क का आरएल दे रखा है और उस पर बैकसाइड रीडिंग दे रखी है, तो हमारे पास फोर साइड रीडिंग दे रखी है, तो रिड्यूस लेवल पूछा है स्टेशन ए का। यार स्टेशन ए का नहीं पूछा होगा यार, क्योंकि स्टेशन ए का तो आरएल दे रखा है। बैकसाइड रीडिंग टेकन ऑन अ लेवल इंस्ट्रूमेंट सेट एट ए स्टेशन ए ऑन अ बेंचमार्क, ये हो सकता है कोई दूसरा पॉइंट हो, तो अपन इसको समझते हैं। आरएल ऑफ नेक्स्ट पॉइंट इक्वल टू आरएल ऑफ प्रीवियस पॉइंट प्लस बैकसाइड रीडिंग माइनस दी फोर साइड रीडिंग, तो ये बनना क्या चाहिए, 210.852 प्लस 2.325 प्लस प्लस नहीं माइनस 1.835, तो 210.852 और 325 और 835 करना ही पड़ेगा वो तो कैलकुलेट, तो 5 और 2 बनेगा 7, तो 5 और 2 बनेगा 7 और 8 और 3 बनेगा 11, एक इधर आया तो 3 बनेगा यहाँ पर और बनेगा 213, तो 213.177 माइनस 1.835, तो अगर इसको माइनस भी करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास, 7 में से 5 गए 2 बचेगा, 7 में से 3 गए तो 4 बचेगा, 11 में से 8 गए तो 3 बचेगा, यहाँ बचा 2, तो 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, तो 211.342 सही है। तो पूछा हमसे यही था, यहाँ पर ये इन्होंने जो ए लिख दिया, ये ए नहीं है, ये बी पॉइंट होना चाहिए, तो नेक्स्ट पॉइंट की बात है। अब देखो ये जो मैंने वहाँ पे फॉर्मूला लगाया ना, ये मैं आपको इसको सिखाता हूँ क्या किया है मैंने। हमारे पास एक मेथड होती है जिसे कहते हैं हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड, क्या कहते हैं इसको, HI मेथड होती है। HI मेथड में क्या होता है, पहले हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालना होता है, तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालने का तरीका होता है RL ऑफ बेंचमार्क कह लो, या हमारे पास प्रीवियस पॉइंट कह लो, प्रीवियस पॉइंट कह लो, आप इसमें से जो है वो बैक साइड रीडिंग को ऐड कर दो, तो HI आ जाता है। फिर आपको अगर निकालना होता है RL ऑफ नेक्स्ट पॉइंट, तो जो भी आपका HI है, HI में से माइनस कर दो आप फोर साइड रीडिंग या इंटरमीडिएट साइड रीडिंग। तो मैंने क्या कर दिया, मैंने ये पूरा उठाया और इसमें से फोर साइड माइनस कर दिया, पूरा फॉर्मूला एक साथ लगा दिया, दोबारा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आंसर क्या होना चाहिए यहां से, सी शुड बी दी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ऑलमोस्ट रिलेटेबल है, एसएससी में ऐसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं कई बार, तो वैसा ही क्वेश्चन हमारे पास रिपीटेड दिखाई दे रहा है। फुल सप्लाई लेवल है, कैनाल का बेड लेवल है, हाई फ्लड लेवल है ड्रेन का, ड्रेन का लेवल कम है, कैनाल का बेड लेवल यहां है, कैनाल का फुल सप्लाई लेवल और ऊपर है, तो बीच में गैप है, ड्रेन का हाई फ्लड लेवल कैनाल के ब्लेड लेवल में गैप है, कैनाल ऊपर है, तो एक्विडक्ट ही बनेगा, गारंटी है। सोल्व करने की जरूरत भी नहीं है आपको, बिल्कुल बढ़िया तरीके से जो है वो सोच के आंसर लगाया जा सकता है, ठीक है। तो बहुत लॉजिकली सोचना है, कॉन्सेप्ट क्रिस्प रखना है, अगर कॉन्सेप्ट क्रिस्प रहते तो ऐसे ही मिनट ऐसे ही सेकंडों में क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, है ना। चलिए क्वेश्चन है, द मेथड यूजुअली अडॉप्टेड टू कंटूर रफ माउंटेनियस रीजन इज, तो हमारे पास यहां पर किसका इस्तेमाल करेंगे, रफ माउंटेनियस रीजन में किसका इस्तेमाल करेंगे। तो हमारे पास पहले तो समझो कि कंटूर्स अगर हमारे पास प्लॉट करना है तो डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड में से हमारे पास जो मेथड्स है कंटूरिंग की, तो उसके लिए जरा समझिएगा आप। फॉर हिली रीजन, फॉर हिली रीजन हम जो है वो टेक्योमेट्रिक मेथड इसे कहते हैं, कंटूरिंग के मेथड को, ठीक है। और अगर हमारे पास मान लो बात करते हैं फॉर
फॉर कैनाल्स, या फिर हमारे पास अगर हम बात करें वी कैन कॉल इट एज रोड्स या फिर रेलवेज, किसी की भी बात करते हैं, तो इन केसेस में हमारे पास जो मेथड यूज होती है वो हमारे पास लीनियर मेथड है। मतलब हम जो है वो हमारे पास उसे बेसिकली कहा जाता है ट्रेवर्स मेथड। ठीक है, अगर हमारे पास कोई फ्लैट एरिया होता है, कोई फ्लैट या प्लेन एरिया होता है, तो उसे बेसिकली कहा जाता है ग्रिड मेथड या स्क्वायर ग्रिड मेथड। ठीक है, तो ऐसे केस में हमारे पास टेक्योमेट्रिक मेथड इसका सही आंसर हो जाना चाहिए। अब बात करते हैं यहां पर हमारे पास टेक्योमीटर से और क्या हमें पता होना चाहिए। तो टेक्योमीटर हमारे पास जो है वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और वर्टिकल डिस्टेंस मेजरमेंट करने में काम आता है। टेक्योमीटर का इस्तेमाल जनरली हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजरमेंट तब करेंगे जब हमारे पास एरर रिक्वायर्ड शुड नॉट बी ग्रेटर देन 1/1000। और एक और चीज क्या पता होनी चाहिए, तो वो है हमारे पास कि अंडुलेटिंग ग्राउंड्स में इसका ज्यादा यूज होता है। अंडुलेटिंग या हिली एरियाज में इसका ज्यादा यूज होता है। ठीक है, टेक्योमीटर में हमारे पास जो हमारा लेंस लगा होता है, सारा खेल वहीं पर है, और वहां पर जो लेंस लगा होता है उसे एनालिटिक लेंस कहते हैं। उसे एनालिटिक लेंस कहते हैं, जिसे कांस्टेंट में के की वैल्यू, कांस्टेंट में के की वैल्यू हमारे पास 100 के बराबर होती है, विच इज ऑल्सो इक्वल टू f/i, और जिसमें c की वैल्यू हमारे पास 0 के बराबर होती है, विच इज ऑल्सो इक्वल टू f+d के बराबर। और यहां पर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकाला जाता है इज इक्वल टू ks+c से, जहां पर s होता है हमारे पास हमारा स्टाफ इंटरसेप्ट। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, a इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है अगला हमारे पास, a silt control device consisting of a number of rectangular tunnels provided parallel to the axis of the head regulator, bead regulator नहीं है ये, this is a head regulator, and terminating near the under sluiced weir to allow the clearer water to flow through the head regulator is called। तो देखो बेसिकली क्या है, सिल्ट निकालना है। क्या निकालना है? सिल्ट निकालना है। तो आपको ये समझना है कि सिल्ट एक्सक्लूडर कहां लगता है, हमारे पास बिफोर हेड रेगुलेटर, हेड रेगुलेटर जो सिल्ट को कैनाल में एंटर करने से पहले ही रिमूव कर देगा। ठीक है, सिल्ट इजेक्टर लगता है आफ्टर हेड रेगुलेटर। जो सिल्ट को एक बार कैनाल में एंटर करने के बाद निकालने का काम करेगा उसे सिल्ट इजेक्टर बोलेंगे। सिल्ट टनल जहां पर हमारे पास रिमूव्ड सिल्ट, जो सिल्ट होती है रिमूव्ड सिल्ट, उसको रिमूव्ड सिल्ट इज मूव्ड थ्रू दिस, इसके थ्रू निकालकर बाहर किया जाता है, तो मूव्ड थ्रू दिस, उसी को सिल्ट टनल कहते हैं। अंडर स्लूइस हमारे पास जो है वो ओपनिंग गेट्स होते हैं, ओपनिंग गेट्स बिलो बराज, जिसको हम ऑपरेट कर सकते हैं किसी भी डिस्चार्ज लेवल पर हम पानी फ्लो कराने के लिए। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, सिल्ट कंट्रोल डिवाइस प्रोवाइडेड to the axis of head regulator terminating near the undersluice allowed to clear water to flow through the head regulator। हेड रेगुलेटर में साफ पानी जाए इसलिए बिफोर लगाया गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सिल्ट एक्सक्लूडर आंसर हो जाएगा। पूछा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ अ 10 years फ्लड टू अकर एटलीस्ट वंस इन नेक्स्ट 4 years इज। तो देखो यहां पर आपके पास जो है वो है फ्रीक्वेंसी एनालिसिस चल रहा है हमारे पास कि कितनी बार कोई एक पर्टिकुलर फ्लड आता है, तो वो हमारे पास कितने सालों में कितनी बार होने की संभावना होती है। तो जनरली हम यहां पर एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन यूज करते हैं, हम जनरली यहां पर बाइनोमियल एक्सप्रेशन यूज करते हैं, और बाइनोमियल एक्सप्रेशन में हम ये बताते हैं कि हमारे पास
प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्रेंस हमारे पास क्या होता है, तो n नंबर ऑफ टाइम्स में r बार हो सके, n नंबर ऑफ ईयर्स में एग्जैक्टली r बार हो सके हमारा कोई एक फ्लड या कोई हमारे पास रेनफॉल इज गिवन बाय p की पावर r इंटू 1 माइनस p की पावर n माइनस r। अब यहां पर हमारे पास n होता है कितने नंबर ऑफ ईयर्स की बात चल रही है, उसमें से कितने नंबर ऑफ ईयर्स या कितने नंबर ऑफ टाइम्स हमारे पास वो पर्टिकुलर इवेंट अगर कर सके। इसी में से हमारे पास यहां पर बात आती है दो कॉन्सेप्ट की। एक कॉन्सेप्ट कहलाता है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब होता है कोई भी इवेंट जीरो टाइम अगर करे, जीरो टाइम अकरेंस। तो जीरो टाइम अकरेंस मतलब हमारे पास आर की वैल्यू हो जाएगी जीरो। तो अगर आर की वैल्यू जीरो हो जाएगी हमारे पास, तो ये वाला टर्म जीरो, ये वाला टर्म वन हो जाएगा, ये टर्म वन हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास रिलायबिलिटी इक्वल टू 1 माइनस पी की पावर n। और दूसरा फैक्टर होता है, दूसरा कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास रिस्क। रिस्क का मतलब होता है एटलीस्ट वन टाइम। आने वाले ईयर्स में कोई भी इवेंट एटलीस्ट एक बार तो हो जाए, एटलीस्ट वन टाइम अक्रेंस को क्या कहते हैं, रिस्क कहते हैं। तो रिस्क को लिख सकते हैं 1 माइनस रिलायबिलिटी, 1 माइनस रिलायबिलिटी इज इक्वल टू 1 माइनस पी की पावर n के बराबर। तो अब यहां पर देखो आपके पास यहां पर सिचुएशन है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अ 10 इयर्स फ्लड। तो 10 इयर्स फ्लड मतलब ये आपके पास रीअकरेंस इंटरवल दे रखा है। क्या दे रखा है, रीअकरेंस टाइम दे रखा है। रीअकरेंस टाइम दे रखा है, तो t इक्वल टू 10 इयर्स है। तो स्मॉल p की वैल्यू जो है वो कितनी 1/10 हो जाएगी, मतलब 1/t हो जाएगी, which is going to be equal to 1/10, which is equal to 0.1 के बराबर। तो p की वैल्यू आ गई। अब पूछा है हमसे एटलीस्ट वंस इन नेक्स्ट 4 ईयर, तो एटलीस्ट वन बोला है ना, तो रिस्क की बात चलेगी। और रिस्क की बात चलेगी तो देख पुटअप कर लो यहां पर 1 माइनस 0.1 का पावर n। अब n को क्या रखेंगे, एटलीस्ट वंस इन 4 ईयर, 4 साल में एक बार हो जाए, तो n क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 1 माइनस 0.1 होता है 0.9, 0.9 की पावर 4। तो 27 36 तो 65, तो 1 माइनस 65, 1 माइनस 0.65 करेंगे तो 1 माइनस 0. सॉरी क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 0.35। तो ये बन जाएगा 35% प्रोबेबिलिटी निकल कर आएगी। आंसर क्या हो जाएगा, बी इज गोइंग टू बी दी करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्टली मैच्ड पेयर। इनमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड नहीं है। लास्ट सेशन में हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास मॉड्यूलर आउटलेट था, नॉन मॉड्यूलर आउटलेट था और सेमी मॉड्यूलर आउटलेट था। ठीक है, तो मॉड्यूलर आउटलेट क्या होते हैं, जो इंडिपेंडेंट होते हैं कंप्लीटली फ्लो से। तो हमारे पास जो मॉड्यूलर आउटलेट होते हैं उसके लिए हमारे पास एग्जांपल क्या होता है, गिब्स मॉड्यूल का एग्जांपल होता है। लेकिन ड्राउन पाइप आउटलेट हमारे पास जनरली नहीं होता। सेमी मॉड्यूलर केस में हमने पढ़ा था वेंचुरी फ्लूम पढ़ा था, या फिर हमने पढ़ा था क्या हमारे पास हमारा पाइप आउटलेट। तो दो हमारे पास ऑप्शन थे हमारे पास, जो है वो सबमर्ज पाइप आउटलेट या फिर वेंचुरी फ्लूम। तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने पढ़ा था, तो वहां पर हमारे पास इसके दो ऑप्शंस थे। इसके लिए हमारे पास गिब्स मॉड्यूल था, नॉन मॉड्यूलर आउटलेट के लिए ओपन स्लूइस की बात कर लो, या फिर आप जो है वो आपके पास यू कैन कॉल इट एज पाइप ओपनिंग फ्रीली, है ना। तो वो हमारे पास वो भी ऑप्शन था। तो बाकी सब तो हमारे पास मैच कर रहे हैं, सिर्फ कौन मैच नहीं कर रहा है, सी इज नॉट मैचिंग। तो सी मैच नहीं कर रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहां पर हमारा जो है वो सी आंसर सही हो जाएगा। अगला है डायरेक्ट रन ऑफ इज मेड अप ऑफ। डायरेक्ट रन ऑफ किससे मिलकर बना होता है, तो रन ऑफ के बारे में पता होना चाहिए। हमारा रन ऑफ जो है वो हमारे पास बहता हुआ पानी आता है कहां से, हमारे किसी भी लैंड एरिया से।
तो डायरेक्ट रन ऑफ मतलब रन ऑफ के केस में दो टर्म्स होती हैं, एक कहलाता है टोटल रन ऑफ और एक कहलाता है हमारे पास डायरेक्ट रन ऑफ। ठीक है, तो डायरेक्ट रन ऑफ में क्या क्या चीजें जो तुरंत अभी होने वाली बारिश से आकर मिलती है, जो रीसेंट रेनफॉल से आकर मिलने वाला पानी जो रिवर में जाता है, स्ट्रीम में जाता है, उसी को डायरेक्ट रन ऑफ कहते हैं। तो यहां पर हमारे पास क्या जाएगा, सरफेस रन ऑफ जाएगा, बिल्कुल सही बात है, सरफेस से बहता हुआ पानी अभी ही जाएगा, तो सरफेस रन ऑफ जाएगा। इसके अलावा हमारे पास जो पानी जमीन के अंदर गया और वो वापस से तुरंत बाहर आ जा रहा है, उसे कहते हैं प्रॉम्प्ट इंटरफ्लो। उसे कहते हैं प्रॉम्प्ट इंटरफ्लो। तो हमारे पास हमारा सरफेस रन ऑफ हो गया, साथ में हमारे पास हमारा प्रॉम्प्ट इंटरफ्लो हो गया। अच्छा, इनफिल्ट्रेशन तो हर वो पानी जो जमीन के अंदर जाता है, तो इनफिल्ट्रेशन की बात आनी ही नहीं चाहिए। इवेपोरेशन तो बाहर चला जाता है, उसकी बात आनी नहीं चाहिए। रेनफॉल रन ऑफ की कैटेगरी में आ ही नहीं सकता। ओवरलैंड फ्लो को ही सरफेस रन ऑफ कहते हैं। अब बात आती है हमारे पास अगला कि हमारे रिवर में ये पानी कहां से आया, तो प्रॉम्प्ट इंटरफ्लो के बाद हमारे पास जो चैनल के ऊपर होने वाली बारिश, चैनल के ऊपर होने वाला प्रेसिपिटेशन, तो वो हमारे पास जो है ये सब क्या क्रिएट कराएंगे, हमारा डायरेक्ट रन ऑफ क्रिएट कराएंगे। टोटल रन ऑफ का मतलब क्या होता है कि जो भी आपके पास डायरेक्ट रन ऑफ क्रिएट हुआ, डायरेक्ट रन ऑफ क्रिएट हुआ, ठीक है, आपके पास इसके साथ में आप मिला लो आपका पहले से फ्लो होने वाला रिवर के अंदर बेस फ्लो, तो उसे कहा जाता है बेसिकली आपका टोटल रन ऑफ कहा जाता है। अच्छा, एक और भी चीज पता होनी चाहिए रन ऑफ के बारे में कि आपका जो एरिया अंडर दी हाइड्रोग्राफ होता है, एरिया अंडर दी हाइड्रोग्राफ होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ। क्या कहते हैं उसी को, वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ। और अगर इसी को हमने डिवाइड कर दिया कैचमेंट एरिया से, ठीक है, इसी को अगर हमने डिवाइड कर दिया कैचमेंट एरिया से, तो अब ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा डेप्थ ऑफ रन ऑफ। ठीक है, ध्यान रखिएगा इन छोटी छोटी डेफिनेशंस को। आंसर क्या हो जाएगा यहां से, ए इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। अब देखो वैसे ही क्वेश्चन आ गया है, हाइड्रोलॉजी से कितने वेराइटी बनेगी। हाइड्रोग्राफ बहुत छोटा सब्जेक्ट है। हाइड्रोग्राफ इज अ प्लॉट ऑफ, तो रेनफॉल इंटेंसिटी अगेंस्ट टाइम किसका प्लॉट है, हाइटोग्राफ का प्लॉट है, हाइटोग्राफ का प्लॉट है। स्ट्रीम डिस्चार्ज वर्सेस टाइम क्या है हमारे पास, हमारा हाइड्रोग्राफ है, हाइड्रोग्राफ है। क्यूमुलेटिव रेनफॉल अगेंस्ट टाइम, तो क्यूमुलेटिव रेनफॉल अगेंस्ट टाइम हमारे पास कहलाता है मास कर्व ऑफ रेनफॉल। मास कर्व ऑफ रेनफॉल। और क्यूमुलेटिव रन ऑफ अगेंस्ट टाइम ये कुछ भी नहीं होता। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास एक कहलाता है डबल मास कर्व। डबल मास कर्व जो बताता है कंसिस्टेंसी ऑफ रेनफॉल रिकॉर्ड, कंसिस्टेंसी ऑफ जो हमारा रिकॉर्ड होता है रेनफॉल का, उसकी कंसिस्टेंसी को बताता है। ठीक है, इसके अलावा एक होता है हमारे पास डेप्थ एरिया ड्यूरेशन कर्व, डेप्थ एरिया ड्यूरेशन कर्व। और डेप्थ एरिया ड्यूरेशन कर्व क्या बताएगा हमारे पास, ये बताएगा एरियल, क्या बताएगा ये, एरियल हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, एरियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल कि कितने बड़े एरिया में बारिश कैसी फैली हुई है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। एक होता है हमारे पास हमारा हॉर्टन्स कर्व, तो हॉर्टन्स कर्व किस लिए होता है, तो हॉर्टन्स कर्व होगा हमारे पास, हमारे हम ये कह सकते हैं कि हॉर्टन कर्व होगा हमारे पास इनफिल्ट्रेशन रेट को बताने की, इनफिल्ट्रेशन रेट वर्सेस टाइम को बताने के लिए हमारा हॉर्टन्स कर्व होता है। तो आंसर यहां से क्या हो जाएगा, स्ट्रीम डिस्चार्ज अगेंस्ट टाइम। अगला क्वेश्चन है, इन लेवलिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ द राइज एंड फॉल मेथड ओवर द हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड।
तो राइज एंड फॉल मेथड और हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड दोनों में डिफरेंस क्या है? बहुत ज्यादा बड़ा डिफरेंस है नहीं, बस एक छोटा डिफरेंस है कि यहां पर चेक ऑन द कैलकुलेशन फॉर इंटरमीडिएट साइड्स आर डन। ठीक है, नो बैक साइड इज रिक्वायर्ड एट द चेंज पॉइंट, ऐसा होता ही नहीं है, वो तो चाहिए ही चाहिए पड़ेगी। इट इज रिलेटिवली रैपिड, तो हमारे पास ये गलत है, यहाँ पे समय ज्यादा लगता है क्योंकि भाई कैलकुलेशन हमारे पास जो है ज्यादा हो गई। नो बेंचमार्क इज रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द रिड्यूस लेवल ऑफ ईच पॉइंट, तो ये भी गलत है। हमारे पास हमें आरएल निकालने के लिए बेंचमार्क तो जो है वो चाहिए चाहिए, बिना बेंचमार्क के कैसे हमारे पास कोई मेजरमेंट होगा। तो यहां पर अगर देखें, अगर हमें राइज एंड फॉल मेथड में पता करना है तो राइज एंड फॉल कैसे निकाला जाएगा, तो इसको निकालने का तरीका है हमारी प्रीवियस रीडिंग, ध्यान देना, अगर हमारे पास प्रीवियस स्टाफ रीडिंग है माइनस नेक्स्ट स्टाफ रीडिंग है, अगर ये पॉजिटिव आती है, अगर ये पॉजिटिव आती है, तो पॉजिटिव आने का मतलब क्या होता है, हमारे पास अगर ये पॉजिटिव आती है इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास राइज हुआ है, और अगर ये नेगेटिव आती है तो इसका मतलब होता है कि ये फॉल हुआ है। और उसी तरह से अगर हम नेक्स्ट पॉइंट का आरएल निकालना चाहें, नेक्स्ट पॉइंट आरएल निकालना चाहें, तो वो सिंपल सा पॉइंट होगा हमारे पास आरएल ऑफ प्रीवियस पॉइंट या तो माइनस फॉल कर दो और प्लस राइज कर दो, दोनों में से कुछ भी कर लो, जो फर्क जो हमारे पास आया है वो हम कर देंगे, आंसर निकल कर आ जाता है। ठीक है, तो यहां से आपको जो चेक लगता है वो चेक क्या लगता है, समीशन ऑफ बैक साइड माइनस समीशन ऑफ फोर साइड इक्वल्स टू लास्ट आरएल माइनस फर्स्ट आरएल शुड बी इक्वल टू समीशन ऑफ राइज माइनस समीशन ऑफ फॉल। तो ये हमारे पास जो है वो हमारा सी वाला आंसर सही होना चाहिए। द प्रेसिपिटेशन कॉज्ड बाय द लिफ्टिंग ऑफ एन एयर मास ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस इज नोन एज, तो हमारे पास क्या मतलब होता है इसका जरा समझते हैं। हमारे पास कन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन तब होता है जब हमारे पास लोकलाइज्ड हीटिंग होती है एरिया की। लोकलाइज हीटिंग की वजह से हमारे एरिया में से उस जगह पर खाली जगह पर हमारे पास लोकलाइज हीटिंग होने से वहां की एयर ऊपर उड़ जाती, तो खाली जगह पर ठंडी हवा आना चालू करती है, वो भी राइज करना चालू करती है, और ऊपर जाते जाते पूरी गर्म हवा ठंडी हवा सब कूल डाउन होकर लोकलाइज हीटिंग करके बारिश कर देती है, उसे कहते हैं कन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन। यहां पर इन्होंने हेल दे रखा है, हेल हमारे पास प्रेसिपिटेशन का कॉज नहीं है, फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन, इसको हटा के लिखता हूं फ्रंटल। और फ्रंटल हमारे पास होता है किसकी वजह से, ड्यू टू कोल्ड एंड हॉट एयर मास कोलिजन, दोनों टकराएंगे तो एक ऊपर उठेगा और एक ऊपर उठेगा, तो उसके उठने से ठंडे होने पर वो बारिश कराएगा। तो जब एयर मास, दो हॉट और कोल्ड एयर मास दोनों मिलते हैं तो हॉट वाला ऊपर उड़ जाता है और हॉट वाला ऊपर उठने पर वो ठंडा होकर वहीं बारिश कराता है, उसे कहते हैं फ्रंटल फॉर्मेशन। साइक्लोनिक ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन किसकी वजह से होता है, ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन इन पाथ ऑफ मूविंग क्लाउड्स। मूविंग हमारे पास क्लाउड्स, जो क्लाउड्स हैं उन क्लाउड्स के मूवमेंट में अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए तो वो ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से वो एक तरफ बारिश ज्यादा करते हैं, एक तरफ बारिश नहीं करा पाते, उसे कहते हैं ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन। साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन किसकी वजह से होगा, ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस की वजह से हमारे पास एयर का मूवमेंट होगा, फिर वो घूमना चालू कर देते हैं और उनकी वजह से हमारे पास प्रेसिपिटेशन कॉज होना चालू हो जाता है, तो उसकी वजह से हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये था हमारे पास हमारा आज का सेशन।
मैं आशा करता हूं आप लोगों को काफी कुछ समझ में आया होगा, काफी कुछ रिवाइज भी हुआ होगा। ठीक उसी तरह हमारे पास एक क्रैश कोर्स अवेलेबल है AEC प्लस एप्लीकेशन पर, जहां पर हम चीजों को उतने ही ज्यादा सही तरीके से चीजें रिवाइज कराते चले जा रहे हैं जितना कि हम सेशंस को कंडक्ट करा रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच एवरी वन ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग इन दिस सेशन। मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन गुड बाय।